नमस्कार मित्रों, ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अत्यंत प्रसन्नता की बात यह है कि आज से हम एक नया विषय प्रारंभ करने वाले हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 विषयों की प्रधानता होती है: वेद, व्याकरण, दर्शन और साहित्य। संस्कृत विषय की कोई भी परीक्षा हो, इन चारों की प्रधानता तो सर्वत्र दिखाई देती है। इसमें अधिकता की बात करें तो साहित्य के प्रश्न सबसे अधिक होते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप साहित्य के जो लक्षण ग्रंथ वाला भाग है, साहित्य में भी 2 भाग है ना, एक है काव्य, दूसरा काव्य शास्त्र। एक है लक्षण ग्रंथ, दूसरे हैं लक्ष्य ग्रंथ। तो लक्ष्य ग्रंथ जो है वो काव्य हैं, नाटक हैं, खंड काव्य हैं, महाकाव्य हैं। इनकी कथाएं और इनके श्लोकों में विशेषण विशेष भाव आदि का ज्ञान करके इन प्रश्नों का उत्तर किया जा सकता है। कहानियों में कौन पात्र है, किससे किसका क्या संबंध है, कितने अंक हैं, इस तरह के सामान्य प्रश्न बनते हैं। कौन सी घटना किस अंक में है, किस सर्ग में है, उनके पिता का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, दूसरा नाम क्या था, इस तरह के तमाम प्रश्न काव्य के, जिसे हम लक्ष्य ग्रंथ कह सकते हैं, आते हैं और विद्यार्थी एक कहानी के माध्यम से उसको पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों का उत्तर कर लेते हैं। वो सामान्य बात है। लेकिन दूसरा भाग जो है वो काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र के प्रश्न थोड़े विश्लेषणात्मक होते हैं, क्योंकि उनके लक्षणों को समझना अत्यंत आवश्यक है। उनके लक्षणों को जो समझेगा वही काव्य शास्त्र के प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। यह समस्या बनी हुई है। हमने अभी तक देखा कि YouTube पर काव्य शास्त्र के प्रश्न तो कराए जाते हैं, प्रश्नों की एक सीरीज चला दी, उसमें बता रहे हैं भाई इसका उत्तर ये है, फिर इसका उत्तर ये होगा। लेकिन इतने मात्र से कितनी भी प्रश्न सीरीज आप देख लीजिए, लेकिन जब तक काव्य शास्त्र के किसी एक प्रतिनिधिभूत ग्रंथ का सामान्य अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपको उन प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज में लगाए गए प्रश्न परीक्षा में बदल जाते हैं। आजकल सभी परीक्षा लेने वाले जितने भी आयोग हैं, जितने भी बोर्ड हैं, उनका एक अलग ही पैटर्न बन गया है। यहाँ तक कि नेट, यूजीसी नेट परीक्षा जो है, उसके प्रश्न भी अत्यंत जटिल होते जा रहे हैं। कारण कंपटीशन का बढ़ना। लेकिन इस बढ़ते हुए कंपटीशन के युग में भी हम साहित्य शास्त्र के अथवा काव्य शास्त्र के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दें, हमारी ये धारणा है कि इन प्रश्नों का उत्तर आप समुचित तरीके से, सरलता से, सहजता से कर पाएं, कोई कंफ्यूजन न हो। इसके लिए हम आज से काव्य शास्त्र के प्रतिनिधिभूत ग्रंथ काव्य प्रकाश पर चर्चा करेंगे। काव्य प्रकाश के माध्यम से हम काव्य शास्त्र के कई ग्रंथ जैसे साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, रसगंगाधर आदि ग्रंथों के भी विभिन्न स्थलों का काव्य प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यान सुनेंगे। जैसे काव्य भेद है, काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु है, इसमें अन्य आचार्यों की क्या सम्मति है तथा काव्य प्रकाशकार का क्या मत है। इस प्रकार अत्यंत सहजता से काव्य प्रकाश को समझेंगे। अब काव्य प्रकाश को समझने से पहले काव्य प्रकाश की एक रूपरेखा को अभी देख लेते हैं। काव्य प्रकाश सभी को पता है, आचार्य मम्मट कृत ग्रंथ है। इसमें 10 उल्लास हैं। यह काव्य प्रकाश 3 भागों में विभक्त है। इसमें यहां पर लिखा नहीं है, सूत्र भाग, कारिका भाग और वृत्ति भाग। सूत्र भाग, कारिका भाग और वृत्ति भाग, इन तीनों भागों को 10 उल्लासों में विभाजित किया गया है। जैसे प्रथम उल्लास में काव्य लक्षण, प्रयोजन इत्यादि का विवेचन किया गया है। इसी तरह संपूर्ण काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण के विभिन्न विशेषण पदार्थों का विवेचन किया गया है। काव्य प्रकाश इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इस ग्रंथ पर महान विद्वानों के भी टीकाएं हैं। जैसे आचार्य रुय्यक का नाम सुना है।
इनका एक काव्यालंकार ग्रंथ मिलता है। इसी तरह आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के लेखक हैं, इन्होंने भी काव्य प्रकाश पर एक टीका लिखी है। महान वैयाकरण नागेश भट्ट, इन्होंने भी काव्य प्रकाश पर टीका लिखी है। एक नैयायिक हुए जगदीश, जिनकी एक पुस्तक का नाम है तर्कालंकार, तो इन्होंने भी काव्य प्रकाश की टीका लिखी है। मीमांसक कमलाकर भट्ट, जो निर्णय सिंधु के लेखक हैं, इन्होंने भी काव्य प्रकाश पर टीका लिखी है। एक तांत्रिक हुए आचार्य गोकुलनाथ, गोकुलनाथ ने भी काव्य प्रकाश ग्रंथ पर टीका लिखी है। अब इन सब बातों से प्रमाणित होता है कि काव्य प्रकाश काव्य शास्त्र का महाभाष्य है, ये कह सकते हैं। इस प्रकार व्याकरण में महाभाष्य का स्थान है, इसी तरह अन्य शास्त्रों में विशेष विशेष ग्रंथों का जिस प्रकार स्थान है, उसी प्रकार काव्य शास्त्र में काव्य प्रकाश का स्थान। इसकी कठिनता इतनी है कि इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। केवल संस्कृत मात्र में 80 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं और 80 टीकाओं में इस काव्य प्रकाश की प्रथम टीका का नाम है संकेत टीका, जिसके लेखक हैं माणिक्य चंद्र। अब यहां पर माणिक्य चंद्र का क्यों उल्लेख कर दिया? क्योंकि संकेत नाम से आचार्य रुय्यक ने भी एक टीका लिखी है। वो टीका प्रथम टीका नहीं है, तो कई बार प्रश्न भी बनता है कि काव्य प्रकाश की प्रथम टीका क्या है, तो उसमें जब संकेत के साथ माणिक्य चंद्र लिखा हो तो वो उत्तर ज्यादा सही होगा उसकी अपेक्षा कि संकेत के साथ जब आचार्य रुय्यक का नाम हो। क्योंकि आचार्य माणिक की जो टीका है, माणिक्य चंद्र की जो प्रथम टीका है संकेत, वही काव्य प्रकाश की प्रथम टीका के रूप में स्वीकृत है। जैसा कि आपको पूर्व में ही बता चुके हैं, काव्य प्रकाश का विभाजन कारिका भाग तथा वृत्ति भाग में ही है। वृत्ति भाग के कारिका भाग के ही कुछ भागों में सूत्र बना दिए गए हैं, जो लक्षण के रूप में काव्य प्रकाश में यत्र तत्र मिलते हैं। यह 10 उल्लासों में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। उल्लास का मतलब अध्याय है, जैसे कोई एक बात पूरी होने पर एक अध्याय, दूसरे बात की प्रारंभ से उसके अंत तक दूसरा अध्याय। इस तरह से 10 उल्लासों में काव्य प्रकाश का निर्माण आचार्य मम्मट द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं आचार्य मम्मट के जन्म के विषय में। विविध मत मिलते हैं। वस्तुतः आचार्य मम्मट को निष्कर्ष के रूप में कश्मीर का माना जाता है, जिसमें प्रमाण दिया है आचार्यों ने, टीकाकारों ने, नाम की साम्यता। जैसे कैयट, जय्यट और उब्बट, ये तीनों ही आचार्य कश्मीर से संबंध रखते हैं। इस आधार पर आचार्य मम्मट को भी कश्मीर से माना गया है। आचार्य मम्मट के विषय में एक किंवदंती भी मिलती है कि श्री हर्ष के ये मामा थे, लेकिन इस विषय में कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है। अंततः टीकाकार इसकी स्वीकृति एक किंवदंती के रूप में करते हैं। आचार्य मम्मट का समय 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। इसके बाद आचार्य मम्मट के विषय में जान लेने के बाद अब बात आती है काव्य प्रकाश की रचना के विषय में। तो संपूर्ण काव्य प्रकाश को आचार्य मम्मट ने लिखा, कहीं कहीं भरत का भी मत मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर कोई व्याख्यान नहीं दे रहे हैं, आपको फैक्ट टू फैक्ट बात बता रहे हैं जो सही है और प्रश्न की दृष्टि से हमारे लिए प्रासंगिक है। आचार्य मम्मट ने ही काव्य प्रकाश की रचना की, परंतु कुछ भाग छूट गया था, जिसका निर्माण एक अल्लट सूरी हुए, अल्लट सूरी नाम के विद्वान ने काव्य प्रकाश को पूर्ण किया। इसमें प्रमाण मिलता है कि आनंद कवि हैं। आनंद कवि का एक श्लोक है, कृतः श्री मम्मटाचार्य वर्यैहि परिकरावधि प्रबंध पूरितः शेषो विधायाल्लट सूरिणा। अर्थात मम्मटाचार्य श्रेष्ठ ने परिकर अवधि तक इस काव्य प्रकाश नाम के ग्रंथ का निर्माण किया है। प्रबंधा पूरितः शेषो, अर्थात अवशिष्ट ग्रंथ का, प्रबंध का निर्माण अल्लट सूरी के द्वारा किया गया है। इस आधार पर काव्य प्रकाश का
द्विकर्तृत्व सिद्ध होता है। अर्थात काव्य प्रकाश ग्रंथ दो आचार्यों की रचना है। एक टीकाकार हैं, उन्होंने लिखा है लगभग 12% भाग अल्लट सूरी के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं काव्य शास्त्र के अध्ययन हेतु क्या आवश्यक है। जैसे व्याकरण के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री के रूप में जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है उसको मान लिया जाता है, और सामान्य रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी को जो स्थान प्राप्त है। काव्य शास्त्र के समग्र अध्ययन हेतु किन ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है, ये जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है। काव्य शास्त्र के लिए दो ग्रंथ पर्याप्त हैं, जिसमें साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश। साहित्य दर्पण थोड़ा सरल भाषा में है, काव्य प्रकाश थोड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। साहित्य दर्पण भी 10 परिच्छेदों में विभक्त है, और साहित्य दर्पण का एक वैशिष्ट्य है, इसमें नाट्य शास्त्र तथा काव्य शास्त्र उभय विध विषय का संकलन किया गया है, परंतु काव्य प्रकाश में केवल काव्य शास्त्र विषयक विषय का ही संकलन किया गया है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है। पूर्ववर्ती आचार्य मम्मट हैं, परवर्ती आचार्य साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ है। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं, तो काव्य प्रकाश में भी 10 उल्लास है। साहित्य दर्पण में नाट्य शास्त्र और काव्य शास्त्र दोनों का समावेश है, लेकिन काव्य प्रकाश में केवल काव्य शास्त्र विषयक बातें की गई हैं। आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि काव्य प्रकाश के निर्माण से पहले काव्य शास्त्र का क्या स्वरूप था। तो सबसे पहले काव्य शास्त्र को आचार्यों के द्वारा, टीकाकारों के द्वारा, साहित्य की परंपरा के द्वारा 6 संप्रदायों में विभक्त किया गया है, ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है। वे 6 संप्रदाय रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय तथा रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, और उन्होंने भरत सूत्र या रस सूत्र का प्रणयन किया, जो सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इसी प्रकार अलंकार संप्रदाय के जनक आचार्य भामा माने जाते हैं, और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ, और इस ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं, जिन्होंने ध्वन्यालोक नाम के ग्रंथ को लिखा, 4 उद्योतों में विभक्त किया और ध्वनि संप्रदाय का स्तंभ साहित्य शास्त्र में खड़ा किया। इसके बाद आचार्य बावन, जो कि काव्यालंकार सूत्र वृत्ति लिखते हैं और इसमें रीति संप्रदाय की स्थापना करते हैं। उसके बाद आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना करते हैं। इसी प्रकार आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। इन संप्रदायों के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इससे सभी संप्रदायों का क्या मत है ये समझेंगे। अभी सामान्य परिचय के रूप में इन संप्रदायों की चर्चा की जा रही है। यह चर्चा काव्य प्रकाश अध्ययन से संबंध रखती है, इसलिए यहाँ पर 6 संप्रदायों की चर्चा की गई है। अब इस 6 संप्रदाय का काव्य प्रकाश ग्रंथ से क्या संबंध है, तो इसको जानने के लिए आगे बात करते हैं। काव्य शास्त्र अत्यंत प्रसिद्ध और वेद का ही अंग माना जाता है। जैसे वेद के 6 अंग आप सभी को ज्ञात हैं, और ये भारतीय ज्ञान परंपरा में परंपरा है कि जिस प्रकार अन्य विद्याएं, अन्य शास्त्र, अन्य ग्रंथ वेदों से निश्रित हुए, उसी प्रकार काव्य तथा काव्य शास्त्र भी वेदों से ही निश्रित माना जाता है। वस्तुतः भारतीय सनातन परंपरा का जो आदि ज्ञान है वो वेद
के रूप में स्वीकृत है। इसलिए अब यहाँ पर काव्य शास्त्र के अन्य नामों को जान लेना अपेक्षित है। इस काव्य शास्त्र को यत्र तत्र साहित्य विद्या, काव्य विद्या, काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र आदि नामों से भी जाना जाता है। यह काव्य शास्त्र जैसा कि आपको बताया 6 संप्रदायों में विभक्त है। उनमें से एक संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय का प्रतिनिधिभूत ग्रंथ ध्वन्यालोक है और इसके लेखक आपको बता चुके हैं हम, आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक ग्रंथ अपने आप में अत्यंत सूत्रात्मक ही कह सकते हैं इसको। इनकी एक एक कारिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसके अर्थ को व्यापक रूप से समझने के लिए श्रीमद् अभिनव गुप्त पादाचार्य ने इस ग्रंथ पर एक लोचन टीका लिखी। वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है लोचनोन्मीलनम विधात, अर्थात ध्वन्यालोक का, ध्वनि का आलोक बिना लोचन के नहीं हो सकता। इस आधार पर इन्होंने अपनी टीका का नाम लोचन रखा और ध्वन्यालोक की कारिकाओं का और वृत्ति का लोचन टीका में अर्थ स्पष्ट किया। अब इस लोचन टीका और ध्वन्यालोक की भी प्रासंगिकता है काव्य प्रकाश के संदर्भ में, इसीलिए इस बात को हम कर रहे हैं यहाँ पर। इस लोचन टीका को आधार बनाकर काव्य शास्त्रीय विषयक संपूर्ण सामग्री आचार्य मम्मट ने अधिकृत की। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। जब हम काव्य प्रकाश को पढ़ते हैं और लोचन टीका को पढ़ते हैं तो यहाँ तक कि काव्य प्रकाश का जो मंगलाचरण है वो भी लोचन टीका के मंगलाचरण की एक नकल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काव्य प्रकाशकार ने आचार्य अभिनव गुप्त का जो लोचन टीका है उसकी नकल की है। काव्य प्रकाश तो अपने आप में अपूर्व ग्रंथ है सॉरी। और इस ग्रंथ की महत्ता इतनी है कि आचार्य लोग अभी भी टीकाएं लिखने में लगे हुए हैं और फिर भी नए नए अर्थ आते रहते हैं। 100 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिसमें 80 टीकाएं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, केवल संस्कृत में 80 टीकाएं हैं। इसमें बहुत प्रसिद्ध टीकाएं हैं। नागेश भट्ट की टीका है जिसको नागेश्वरी टीका भी कहते हैं, और आपके बामन झलकीकार की टीका एक है, इसे बामनी के रूप में भी जानते हैं। लेकिन ये सब बातें ये उच्च लेवल की हैं और हम बात यहाँ पर कर रहे हैं परीक्षा से संबंधित। तो यह काव्य प्रकाश लोचन टीका के आधार पर बना हुआ संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय के विषयों को समावेशित करता हुआ एक शोध प्रबंध है, ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। अर्थात लोचन टीका इसका आधार है। इस आधार पर संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय के जो भी स्थल हैं उन स्थलों के आधार पर काव्य प्रकाश का निर्माण किया गया है। अब संपूर्ण स्थल का यहाँ पर क्यों उल्लेख किया गया, तो आपको बता दें कि साहित्य एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सभी शास्त्रों की, सभी विद्याओं की, सभी प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। उनका ज्ञान नहीं है तो आप साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र नहीं समझ सकते। यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। आपको नहीं ज्ञान है फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे येन केन रीत्या आपको काव्य प्रकाश का अधिगम हो सके। तो काव्य प्रकाश ग्रंथ पर चर्चा हुई। यह 10 उल्लासों में विभक्त है। इस ग्रंथ में काव्य लक्षण का प्रतिपादन किया गया है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि काव्य लक्षण का प्रतिपादन किया गया है? काव्य लक्षण तो तदा दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः कापी है। क्या केवल इतने ही लक्षण का संपूर्ण काव्य प्रकाश में प्रतिपादन किया गया है? हाँ, उत्तर है इसका केवल और केवल तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः कापी, इस काव्य लक्षण पर ही बात की गई है। इसमें प्रारंभ में मंगलाचरण, जैसा कि हम आपको बताएंगे, इसके पढ़ने का भी क्रम बताएंगे। काव्य प्रकाश क्लिष्ट लगता है क्योंकि हमारे पास अन्य शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए।
और अन्य शास्त्रों के ज्ञान के अभाव में काव्य प्रकाश को कैसे समझें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस कक्षा का निर्माण किया जा रहा है। आप लोग घबराएं ना, काव्य प्रकाश समझ में भले ही ना आता हो, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि काव्य प्रकाश का आपको अच्छे से अधिगम भी हो सके और परीक्षा के उपयोगी जितने भी प्रश्न आते हैं, चाहे वो काव्य शास्त्र से संबंधित हो या काव्य प्रकाश से संबंधित हो, सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर आप परीक्षा में कर पाएं और एक सम्मानित स्थान प्राप्त करें। काव्य लक्षण के प्रतिपादन के साथ साथ काव्य प्रकाश में अन्य आचार्यों के मतों का भी उल्लेख मिलता है। इस आधार पर खंडन मंडन की परंपरा का अनुसरण करते हुए आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण का व्याख्यान करते हुए इस काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ को 10 उल्लासों में विभक्त कर निर्मित किया है। इसलिए काव्य प्रकाश के अंत में एक वाक्य मिलता है, संपूर्णमिदं काव्य लक्षणम, अर्थात दसम उल्लास के बाद यह बात लिखी मिलती है कि काव्य का लक्षण जो है यह है संपूर्ण हुआ। अब ये तो काव्य प्रकाश का एक सामान्य रूपरेखा हम लोग समझ रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं काव्य प्रकाश के अध्ययन की विधि। अध्ययन की विधि जानने से पहले सबसे आवश्यक है कि काव्य प्रकाश के अध्ययन की आवश्यकता क्या है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 4 विषयों की प्रधानता होती है, जिसमें साहित्य विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा साहित्य शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं, अर्थात जो साहित्य विषय से शास्त्रीय आचार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी इस काव्य प्रकाश ग्रंथ के अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है। इसके बाद काव्य प्रकाश का अध्ययन कैसे किया जाए, तो सबसे पहले काव्य प्रकाश में जितने भी लक्षण हैं, चाहे वो काव्य का लक्षण हो, अलंकार का लक्षण हो, गुण का लक्षण हो, काव्य के भेदों का लक्षण हो या भेदांतरों का लक्षण हो, दोष का लक्षण हो, उन लक्षणों को सामान्य भाषा में समझेंगे, उत्कृष्ट भाषा नहीं, एक पारंपरिक भाषा है जो गुरु परंपरा से प्राप्त होती है। वो भाषा आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे अत्यंत सरल भाषा का उपयोग, जिससे आप काव्य प्रकाश के लक्षण को और उनमें दिए हुए उदाहरणों में जो संगति है उसका सहज बोध, अर्थात आराम से बोध हो जाए, मतलब सहजता से, बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के। हमारा यह भी लक्ष्य है। अब प्राचीन आचार्य जो हुए, जो वास्तव में काव्य प्रकाश का समुचित अध्ययन कराने का सामर्थ्य रखते हैं, उन आचार्यों के अतिरिक्त उनकी बातों को समझ पाना कठिन है। वह आचार्य पुराने उदाहरणों को देते हैं, पुराने दृष्टांतों को देते हैं, जिससे बालकों को सहजता से काव्य प्रकाश जैसे प्रौढ़ ग्रंथ का अवबोध नहीं हो पाता है। हम यहाँ प्रयास करेंगे कि आधुनिक संदर्भ के दृष्टांतों से काव्य प्रकाश जैसे ग्रंथ का जो अध्ययन है उसके स्थलों को समझने का प्रयास करेंगे और समझते समझते आप में भी एक ऐसी बुद्धि डेवलप करेंगे कि आप स्वयं भी समझ सकें। एक समय आएगा कि आप 2-3 उल्लास पढ़ते पढ़ते अब काव्य प्रकाश का जो अविशिष्ट भाग होगा, अपने आप सामर्थ्य आ जाएगा आपके पास कि आप स्वयं ही काव्य प्रकाश के ग्रंथ को समझने लगेंगे। हमारा ये उद्देश्य है कि हम पढ़ाएं और आप पढ़ें, केवल इतना ही नहीं है। एक समय बाद आप स्वयं पढ़ लें या आप खुद पढ़ाने का सामर्थ्य रखें। इस उद्देश्य के साथ हम काव्य प्रकाश जैसे ग्रंथ को पढ़ाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। इसके बाद बात आती है कि काव्य प्रकाश के जैसे कि 3 भाग हैं, कारिका भाग, सूत्र भाग और वृत्ति भाग। जो बात कारिका में कही गई है वही कहीं कहीं सूत्र के रूप में रख दी गई है, और उस कारिका और सूत्र का जो व्याख्यान है वो वृत्ति में है। लेकिन क्लिष्टता की पराकाष्ठा ये है कि न हमें कारिका समझ में सहजता से आती है, न सूत्र और न वृत्ति, तथा ही इन तीनों का संबंध तो समझ में आता ही नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि काव्य प्रकाश की कारिका और उसके सूत्र तथा उसकी वृत्ति का अंतर संबंध क्या है, तीनों का संबंध क्या है, और इस संबंध को समझने से काव्य प्रकाश को स्वयं पढ़ने का एक सामर्थ्य निर्मित होगा।
इस प्रकार काव्य प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद काव्य प्रकाश तथा काव्य शास्त्र के आधार पर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की प्रकृति क्या है और वर्तमान पैटर्न क्या है। अभी परीक्षा जो बोर्ड हैं या परीक्षा कराने वाले जो भी संस्थान हैं उनका पैटर्न बदल गया है। केवल परिचयात्मक ज्ञान से आप परीक्षा पास नहीं कर सकते। काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं, कितने संप्रदाय हैं। अब बात आती है उदाहरण तथा लक्षणों से। लक्षणों में जो सर्वनाम पद दिया हुआ है वह किससे संबंधित है तथा उदाहरण में कौन सा अलंकार है, कौन रीति है, कौन रस है, यह किसका विशेषण है, इस पद से क्या जानना है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब सामान्य प्रश्न नहीं बनते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, यूजीसी नेट ने भी अपना पैटर्न बदल लिया है और केवल उन्हीं बच्चों को नेट या जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण कराने का उनका टारगेट है जो वास्तविक शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम प्रत्येक स्थल को प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार समझने का प्रयास करें। इसके बाद जब कोई एक प्रकरण समाप्त हो जाएगा, समाप्त होने के बाद एक टेस्ट सीरीज का भी निर्माण करेंगे जिससे आप, और वह टेस्ट सीरीज संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी ताकि प्रायः जितने भी बोर्ड परीक्षाएं ले रहे हैं संस्कृत का पेपर अब संस्कृत में ही बना रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी पीएससी का जो पैटर्न है उसमें भी पिछली साल से ये हो गया है कि अब संस्कृत का पेपर संस्कृत में ही बनेगा। तो ये भी समस्या आ रही है छात्रों के सामने कि वो काव्य प्रकाश को समझ रहे हैं, काव्य प्रकाश की बातों को समझ रहे हैं, लेकिन परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उनकी संस्कृत भाषा में गति कम होने के कारण वो न उसको प्रश्न को समझ पाते हैं, न दिए हुए जो विकल्प हैं उनको समझ पाते। तो हम दोनों काम करेंगे, संस्कृत तथा हिंदी दोनों भाषा में टेस्ट सीरीज का निर्माण करेंगे और उसको हल करेंगे, जिससे अपना जो जो पढ़ा हुआ ज्ञान है उसका एक आकलन हो जाएगा कि हम किस स्तर पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक बात है जो प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए या साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साक्षात्कार स्तर के प्रश्नव्य प्रश्न। विभिन्न स्तरों पर प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से एक स्तर है साक्षात्कार स्तर। जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं। जब आप सामान्य संस्कृत विषय से किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसका एक स्तर अलग होता है, काव्य लक्षण सुना दीजिए, उदाहरण सुना दीजिए, अर्थ कर दीजिए, इस तरह का। इसके बाद थोड़ा स्तर बढ़ेगा तो एक स्तर में ये क्यों कहा, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का खंडन किस प्रकार होगा, यहाँ पर ये बात मम्मट ने कही है तो कहाँ तक ये सही है, इत्यादि जो प्रश्न बनते हैं इनके उत्तरों पर भी बात करेंगे। एक सबसे सुपर स्तर जो है वो बनता है विश्लेषणात्मक प्रश्न, इसमें वो लोग कहते हैं कि काव्य को शास्त्र माना जाए या ना माना जाए, इसमें आपकी क्या सम्मति है। तो इस प्रकार के प्रश्न तदोसौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः काव्य में शब्दार्थौ काव्य क्यों माने, शब्द काव्य क्यों नहीं, अर्थ काव्य क्यों नहीं, इत्यादि जो प्रश्न बनते हैं इन प्रश्नों के उत्तर भी इसी कक्षा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग सन्नद्ध हो जाएं। काव्य प्रकाश की जो अध्ययन विधि हमारे द्वारा बताई गई है इसी माध्यम से हम इस काव्य प्रकाश जैसे प्रौढ़ ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे बात करते हैं अध्ययन का क्रम क्या रहेगा। तो मैंने बहुत विचार किया और उसके बाद निर्णय लिया कि इसको चरणों में विभाजित करते हैं। काव्य प्रकाश के अध्ययन को चरणों में विभाजित करते हैं। तो प्रथम चरण का मैंने निर्माण कर लिया है और इसी तरह टारगेट बना के द्वितीय चरण, तृतीय चरण, जैसे सीरीज होती है ना उसको हमने चरण नाम दे दिया यहाँ पे। और इसी प्रकार चरणों में काव्य प्रकाश का अध्ययन करेंगे और निरंतरता बनाए रखेंगे। इसमें प्रथम चरण में प्रथम उल्लास पढ़ने का हमारा टारगेट है। अब प्रथम उल्लास पढ़ने में भी
कई पाठ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि काव्य प्रकाश अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ है और काव्य शास्त्र का प्रतिनिधिभूत ग्रंथ है। इसको समझने के लिए भी एक शैली का निर्माण करना पड़ेगा। तो उसमें भी एक टारगेट बना दिया है कि प्रथम चरण में हम 6 पाठ रखेंगे। इसमें 5 पाठों के अंतर्गत अध्ययन होगा और 6वें पाठ में हम टेस्ट सीरीज करेंगे। इससे आपने जो 5 पाठों में पढ़ा है उसका आकलन हो जाए। उसके बाद 1 दिन का अवकाश रखेंगे, फिर से 6 पाठों की एक सीरीज बना के वो आपके सामने प्रस्तुत करें। तो प्रथम चरण का हमने पूरा प्रारूप बना लिया है और जिसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। तो प्रथम चरण में जो प्रथम पाठ है उसमें काव्य प्रकाश के मंगलाचरण तथा काव्य प्रयोजन, इसके साथ ही अन्य ग्रंथों के मंगलाचरण और उनके काव्य प्रयोजन। द्वितीय पाठ में काव्य हेतु, काव्य प्रकाश के अनुसार, अन्य आचार्यों के अनुसार तथा काव्य का लक्षण। तृतीय पाठ में अन्य आचार्यों के काव्य लक्षण, जिसका काव्य प्रकाश से कितना साम्य है कितना वैषम्य है इसका भी प्रतिपादन। चतुर्थ पाठ है काव्य भेद, जिसमें उत्तम मध्यम अधम आचार्य मम्मट ने 3 काव्य के भेद माने हैं। अन्य आचार्यों ने कितने भेद माने हैं इस पर हम पंचम पाठ में चर्चा करेंगे, परंतु चतुर्थ पाठ में काव्य भेद, उनका लक्षण और उनका उदाहरण तथा उदाहरण के अनुसार लक्षण का कितना संगति है उदाहरण में, इस पर भी बात करेंगे। पंचम पाठ है अन्य आचार्यों के काव्य भेद की चर्चा। कई लोग 3 भेद मानते हैं, कोई 2 मानता है, कोई 4 मानता है। तो उन 2, 3 या 4 काव्य भेदों का काव्य प्रकाश के 3 भेदों से कैसा संबंध है, इसको जानने के लिए भी हम पंचम पाठ में चर्चा करेंगे। इसके बाद एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे 6वें पाठ में। जितना पढ़ा है आपने उसके हिसाब से कितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं और प्रयास करेंगे कि प्रथम उल्लास से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप प्रथम चरण के क्रम में पढ़ा हुआ आपने पाठ है, 6 पाठ या 5 पाठ, इनके आधार पर आप उन प्रश्नों को कर पाए। तो यही हमारा लक्ष्य है। ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल इसका माध्यम है। आप सभी नियमित जुड़ें, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो लक्ष्य है उसको भेदने के लिए 3 प्रकार की 3 तत्व होने चाहिए मनुष्य जीवन में। अगर आपका लक्ष्य है, कोई टारगेट है, उसको अगर पास करना है तो 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले निरंतरता, दूसरा है दृढ़ता, तीसरा है धैर्य। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए निरंतरता आवश्यक है। परीक्षा की डेट आगे पीछे होती है, परीक्षा में कई प्रकार के लोग बातें करते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, इस तरह की जो भ्रम पूर्वक बातें हैं उनसे दूर रहना है और निरंतर लगे रहना है। अगर आपका टारगेट है कि महीने में हमको 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। किसी दिन जैसे कोई काम आ जाए, नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो उसको दूसरे दिन कैसे भी 10-12 घंटे पढ़ के कवर करें, छोड़ना नहीं है। इस प्रकार की निरंतरता अगर रहेगी तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप छोड़ेंगे नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो जाए। इसके बाद दूसरा तत्व है दृढ़ता, संकल्प भी होना चाहिए। केवल निरंतरता बनाए हैं, मन नहीं लग रहा है, अन्य बातों में मन भटक रहा है, इन सब चीजों से भी मुक्त होना पड़ेगा और दृढ़ता रखनी पड़ेगी। अपने जीवन को थोड़ा कठिन परिश्रमी बनाना पड़ेगा। तीसरा तत्व है धैर्य। जैसे आपने कोई एक परीक्षा दी, कदाचित उसमें आप असफल हो गए, तो आप धैर्य नहीं खोइए कि अब धैर्य खो गया, भाई फेल हो गए, अब कैसे होगा, शायद हम इसके योग्य नहीं हैं। इस प्रकार की तमाम बातें आपके चित्त में आएंगी, लेकिन इन बातों को किनारे करिए और आप अध्ययन में लगे रहिए और धैर्य बनाए रखिए। धैर्य का बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी आपके सामने है। इस पर हम अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम केवल बात करना चाह रहे हैं काव्य प्रकाश का जो एक सामान्य प्रारूप क्या है और उसके अध्ययन का हम क्या क्रम तैयार किए हैं, जिससे छात्रों को सहज काव्य प्रकाश जैसे ग्रंथ के साथ साथ काव्य शास्त्र का बोध हो सके। ये हमारा लक्ष्य है और आज की कक्षा में हम इतनी ही बात करना चाहते हैं। आप सभी अपनी अपनी पेन कॉपी के साथ तैयार हो जाएं। शीघ्र ही हम
ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको काव्य प्रकाश के प्रथम चरण का शेड्यूल बताएंगे। उस शेड्यूल के अनुसार आप पढ़िए और आनंद आएगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा, तो निश्चित ही इस कक्षा को एक सर्वोत्कृष्ट कक्षा बनाने का प्रयास रहेगा। और कमेंट के माध्यम से आप जिज्ञासाएं भी कर सकते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा उन जिज्ञासाओं का समुचित समाधान। तो हाँ, एक चीज हो सकती है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि काव्य प्रकाश का मैं भी विद्यार्थी हूँ, कोई बहुत बड़ा विद्वान तो हूँ नहीं, तो कहीं कहीं स्खलन भी हो सकता है। कहीं कहीं काव्य प्रकाश के स्थलों को सरल करने के प्रयास में काव्य शास्त्र पढ़ने की जो परंपरा है उसका भी उच्छेद हो सकता है। तो जो आचार्य हैं, जो विद्वान हैं, जो काव्य शास्त्र के अध्येता हैं, उनके प्रति मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि वर्तमान युग में जो छात्रों की बुद्धि है मोबाइल के माध्यम से पढ़ने की, उनकी बुद्धि को सहजता से काव्य शास्त्र के काव्य प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन करवा पाना बहुत कठिन है। तो हम उस परंपरा को थोड़ा बहुत उसका अनुसरण ना भी करें तो हम क्षमा प्रार्थी हैं उनके प्रति। इस आधार पर हम काव्य प्रकाश का अध्ययन करेंगे। आप सभी काव्य प्रकाश की कक्षा का लाभ लें और हमारा प्रयास रहेगा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए यह कक्षा पर्याप्त कक्षा होगी, काव्य शास्त्र तथा काव्य प्रकाश। और अगर पर्याप्त नहीं होगी तो मैं अपना ये जो उद्देश्य है उसे असफल समझूंगा। आप सभी जुड़ें। और अत्यंत हर्ष की बात है कि हमको ये अवसर मिला, ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।